हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज से हम जनरल साइंस के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपकी ह्यूज डिमांड आ रही थी जनरल साइंस के लेक्चर के लिए, तो आज से हम जनरल साइंस के लेक्चर कवर कर रहे हैं। जनरल साइंस में हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम विटामिन और उनसे होने वाली कमियाँ और उनके सोर्स देखेंगे कि उन विटामिन की कमी को किन किन सोर्स से पूरा किया जा सकता है और उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, उनका क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जैसे कि हमने आपको बताया, हम सिर्फ सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए। तो वैसे तो जनरल साइंस हमारे हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस का पोर्शन होता है, चाहे वो यूपीएससी आईएएस हो, उसमें भी जनरल साइंस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यूपी पीसीएस स्पेशली, यहाँ से तो जनरल साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपी पीएससी में। और दूसरी चीज़ ये है कि जनरल साइंस के अंदर दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एक है फिजिक्स और दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप वेटेज के क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, उसके बाद फिजिक्स से, और फिर कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बायोलॉजी को कवर करेंगे, और बायोलॉजी में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे। बायोलॉजी में हम लिस्टिंग वाले टॉपिक देखेंगे, लिस्टिंग वाले, जैसे कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। इसी तरह हम देखेंगे शरीर की ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, मनुष्य के अंदर हार्मोन्स कौन कौन से, किन किन हार्मोन्स का हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है, और कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन किस हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हम सारी चीज़ें एक एक करके लिस्टिंग में अपनी कवर करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। आज के लेक्चर में हमने विटामिन लिए हैं, इसमें हमने जल में घुलनशील विटामिन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो आज के लेक्चर में हम सारे विटामिन एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने जल में घुलनशील विटामिन से। तो पहला है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वसा में घुलनशील, आप इसको याद करने के लिए आप में से बहुत से लोगों को एक उसका न्यूमेरिक पता होगा, शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील, उनको कैसे याद रख सकते हैं हम? वसा में घुलनशील विटामिन को, वसा में जो घुलनशील होते हैं उनको कैसे याद रखते हैं हम? कीड़ा की शॉर्ट फॉर्म से कीड़ा के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और जो बाकी जितने बचते हैं वो सारे जल में घुलनशील होते हैं। तो हमारे जल में जो घुलनशील विटामिन है उसमें पहला है हमारा विटामिन बी1, जिसे थायमीन कहते हैं। विटामिन बी1 जिसे थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके सोर्सेज हैं। इसका स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा अनाज, फलियां और सोयाबीन, और इसका अनाज सबसे अच्छा स्रोत है। इसका कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचयी प्रतिक्रियाओं के सह एंजाइमों का घटक होता है, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को करने में सहायता प्रदान करता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, आपको ये चार ही मेन चीज़ याद रखनी है। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से, वो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे विटामिन बी1 का आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाएगा, थायमीन जैसे इसको कहते हैं। तो आपसे इस तरह की मैच द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं। विटामिन बी1, बी2, बी5, बी6, इस तरह आपसे मैच करा लिया जाएगा। तो पहला है विटामिन बी1 थायमीन, और इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, और तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य इससे बिगड़ जाता है। इसकी कमी से क्या इसका इफेक्ट होता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इसका जो नर्वस सिस्टम है और पेशियां जो है, मसल्स, उनका कार्य बिगड़ जाता है। दूसरा है हमारा विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत क्या है? पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, जिगर, मांस। आप देखेंगे कि दूध, हरी पत्तियां, मांस और जिगर, स्पेशली जिगर जो है, लीवर, जो जानवरों का जो लीवर होता है, जो खाने वाले जानवर हैं, जो मांसाहारी, जो लोग मांसाहारी हैं, जिन जानवरों का वो खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं जो लोग, उसमें जिगर जो है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। मांस के अंदर भी, मांस में तो विटामिन होते ही, प्रोटीन्स होते ही हैं, लेकिन मांस के अंदर भी जो जिगर का हिस्सा है, ऑर्गन है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जिगर जो है कॉमन विटामिन है, मतलब कॉमन सोर्स है हर चीज़ के लिए। अंडे, मांस और जिगर, और आपको दूध। इसका कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यकी पर प्रभाव है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों एफएडी तथा एफएनएम का घटक। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है एफएडी क्या है, एफएनएम क्या है। ईपीएफओ की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने आपको स्लाइड में कवर कराया है। अब इसकी कमी का प्रभाव क्या होता है? इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस रोग हो जाता है, इसकी कमी से किलोसिस डिसीज हो जाती है। और ये किलोसिस डिसीज की निशानी है कि इसकी कमी से मुंह के कोण फट जाती है। जो मुंह के कोने होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में, जो हमारे मुंह के लिप्स के जो किनारे होते हैं, किनारे जो होते हैं वो फटने लगते हैं, और लिप्स के नीचे के हिस्से, वो त्वचा जो है खुशक होकर फटने लगती है, खुश्क होकर, जैसे आप देखते हैं जाड़ों में जो फटने लगती है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं।
अगला है हमारा विटामिन B5, जिसे निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी का इसका स्रोत क्या है? यीस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यीस्ट कहते हैं खमीर को, यीस्ट होता है खमीर। मांस, वही जैसे हमने बताया, जिगर, ये कॉमन है सारा चीजों में। मछली, अंडे, दूध, ये कुछ चीजें 3 या 4 आइटम तो आपको हर चीज में कॉमन मिलेंगे। हर जितने भी विटामिन हैं सबके सोर्सेज में देखिए कुछ चीजें कॉमन है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि लीवर हो गया, यानी कि जिगर, बॉडी के किसी भी जानवर की बॉडी में जिगर का पार्ट, ऑर्गन। दूसरा मीट, मीट तो है ही, और मीट के अंदर ही लीवर आ गया। और तीसरा मछली, फिश जो हो गई आपकी। इसी तरह दूध, आपका मिल्क। इसी तरह एग, अंडे, और कुछ हरी सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये सारे कुछ 5 या 6 आइटम जो है ये कॉमन है हर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। ये 6 सोर्स कॉमन है। कार्य की पर क्या प्रभाव है? उपापचय में महत्वपूर्ण सेह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक होता है ये। इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है? इसकी कमी से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये पेलाग्रा। ये यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ईपीएफओ एग्जाम्स के, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है कि इनकी किस विटामिन की कमी से। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना डिसीज बहुत ज़्यादा बुरी तरह फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में, तो इसलिए आपको बीमारी से, विटामिन की कमी से, इन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना है। इसी तरह हमने आपको जैसे आज के लेक्चर में विटामिन कवर करा रहे हैं, इसी तरह हम आपको वायरसेस जनित बीमारियां भी कवर कराएंगे, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज, और आपके विषाणु, वायरस से, बैक्टीरिया, इसी तरह जितने भी पैथोजेंस हैं इनसे होने वाली बीमारियों को भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर कराएंगे। तो इसमें इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग इसकी कमी से होता है, और पेलाग्रा रोग इसकी कमी से चर्मदाह यानी कि स्किन डिसीजेज हो जाती है। स्किन डिसीजेज देखिए इस तरह की खाल फटने लगती है, ये ज्यादातर आपको वृद्धों में देखने को मिलेगा। वृद्ध लोगों में, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर चर्मदाह की विटामिन B5 की कमी की वजह से, निकोटिनिक एसिड की कमी की वजह से इस तरह की बीमारी हो जाती है। हालांकि ये वयस्कों में भी होती है, एडल्ट्स में भी होती है, लेकिन स्पेशली आपको वृद्धों में देखने को मिलेगी, बूढ़े लोगों में देखने को मिलेगी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है विटामिन, आपको नाम रखना, याद रखना 100% इंपॉर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन, ये आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत क्या है? वही दूध, यीस्ट, खमीर, अनाज, मांस और जिगर। अनाज भी है, सीरियल्स भी इसका स्रोत है, अच्छा स्रोत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये जो अनाज है, अनाज इसका अच्छा स्रोत है। किसी भी तरह का, चाहे गेहूं, ज्वार, बाजरा, कुछ भी हो, वो सारा इसका अच्छा स्रोत है। अब इसका कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? ह्यूमन एक्टिविटीज पर, बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अमीनो अम्ल उपापचय में सह एंजाइम, यानी कि अमीनो एसिड बनाने में, या अमीनो एसिड कब बनता है? प्रोटीन जब हम का सेवन करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, तो इसका उपापचय में सह एंजाइम होता है। कमी से होने वाले रोग रक्तक्षीणता यानी कि ब्लड डेफिशिएंसी जो होती है, आयरन डेफिशिएंसी, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, आयरन डेफिशिएंसी। हालांकि ये ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, और ब्लड में भी किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? हीमोग्लोबिन। चर्म रोग, वही आपका स्किन डिसीज, पेशी ऐठन, मसल्स में ऐठन होती है, पथरी, स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गुर्दे में पथरी, और बाइल में, पित्त में पथरी, आंत में बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। अच्छा, इसका एक जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है? नेचुरल सोर्स इसका है विटामिन B6 का। इसका एक नेचुरल सोर्स ये है कि जो हमारी आंत होती है, आंत के अंदर भी खाना पचाने के लिए जो बैक्टीरिया आंतों में अपने आप ही पैदा होते हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में जो पैदा होते हैं, वो भी इसका संश्लेषण करते हैं, विटामिन B6 का संश्लेषण करते हैं। इसलिए ये कमी जो है, इस विटामिन की कमी अक्सर देखी नहीं जाती है। ह्यूमन बॉडी में इसकी कमी अक्सर नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो आंत है, आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं खाने को पचाने के लिए, वो बैक्टीरिया नेचुरल वे में ही इस विटामिन का स्त्रावन करते हैं, या इसका एक्सक्रेशन करते हैं। फिर है हमारा अगला विटामिन B3, पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक एसिड। अब इसके क्या है स्रोत? वही अनाज, अंडे, दूध, मांस, जिगर, लीवर, टमाटर, टोमेटो, मूंगफली और गन्ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि मूंगफली और गन्ना इसके बहुत रिच सोर्स हैं। फिर इसका ह्यूमन बॉडी पर, एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम A का घटक है ये। इसकी कमी से क्या प्रभाव है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है पूरा, उसके कमी से ज्यादातर आपको स्किन डिसीजेज ही देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें विटामिन B3 में भी चर्म रोग, कम वृद्धि यानी कि ग्रोथ का कम होना, ग्रोथ कम हो जाती है बच्चे की, बाल सफेद होना, फिर उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं, जनन क्षमता कम होना, जनन क्षमता, प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हाथ पैरों में सुन हो जाती है बॉडी, फिर थकावट आदि रहने लगती है।
अगला है हमारा जल में घुलनशील विटामिन बी एच। विटामिन बी एच को क्या कहा जाता है? बायोटिन, और कभी कभी इसको विटामिन B7 भी कहा जाता है, बायोटिन। इसकी कमी का जो सबसे जो आम प्रभाव है वो ये है कि बाल झड़ने लगते हैं या बाल सफेद होने लगते हैं। स्रोत इसका मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। तो इसका भी वही है, मांस आपका गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, और लीवर भी इसका अच्छा स्रोत है। कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? वसीय और अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इसकी कमी से प्रभाव वही हमने जो बताया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, क्योंकि ये विटामिन एच भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि है विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक जो सारे विटामिन हैं उसका ही पार्ट है, क्योंकि विटामिन B7 भी इसको कहा जाता है कभी कभी। विटामिन एच को विटामिन B7 भी कहा जाता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर चर्म रोग होते हैं, स्किन डिसीजेज होती हैं। तो इसमें बालों का झड़ना भी एक इसकी कमी से देखा जाने वाला अक्सर रोग है। अगला है हमारा विटामिन B9, फोलिक अम्ल समूह, जो फॉलिक एसिड ग्रुप है, फॉलिक एसिड ग्रुप। इसका स्रोत क्या है? हरी पत्तियां, जिगर, लिवर, सोयाबीन जो है इसका बहुत रिच सोर्स है। यीस्ट, खमीर, गुर्दे जो जानवरों के, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो जो जानवरों के गुर्दे खाते हैं वो भी इसका बहुत रिच कंटेंट होता है उसमें। फलियां, जितनी भी फलीदार सब्जियां होती हैं वो, जैसे कि बीन्स जो होती हैं, तरह तरह की जो बीन्स होती हैं वो सारी फलियां जो होती हैं वो इसका बहुत अच्छा स्रोत होती हैं विटामिन B9 का। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल समूह। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 ही फैक्ट्स लिए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक इसका कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेटाबॉलिज्म पर। ये वृद्धि रुधारणियों का निर्माण करता है, यानी कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स की वृद्धि के लिए ये सहायक होता है। इसकी कमी से क्या प्रभाव है? रक्तक्षीणता, वही एनीमिया, क्योंकि जब इसकी ब्लड सेल्स की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है तो जाहिर सी बात है इसकी कमी होने से रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया भी 2 तरह का होता है, एक होता है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसी तरह एक एनीमिया और होता है रक्तक्षीणता एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, और कुंठित वृद्धि हो जाती है, यानी कि वही ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है, ग्रोथ कम होने लगती है। इसलिए ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाने वाली बीमारी है। फिर है इसके बाद विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इसका स्रोत वही मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध और आंत के बैक्टीरिया, यानी कि इसका एक नेचुरल सोर्स क्या है? आंत के बैक्टीरिया। से ये मत समझना कि आंत के बैक्टीरिया आपको खाने पड़ेंगे इसके स्रोत के लिए, नहीं। नेचुरल सोर्स है इसका आंतों में होने वाले हमारे जो इंटेस्टाइन है, जब वही जैसा कि हमने आपको भी पिछले स्लाइड में बताया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नेचुरल होते हैं बैक्टीरिया, जो कि खाने को पचाने का कार्य करते हैं, डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं, वही बैक्टीरिया नेचुरल वे में इसका स्त्रावण भी करते हैं, यानी कि इसका सेक्रेशन भी करते हैं बैक्टीरिया। इसलिए ये कमी अक्सर देखी नहीं जाती, विटामिन B12 की कमी अक्सर नहीं देखी जाती है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्तक्षीणता, वही ब्लड आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, तंत्र की गड़बड़ियां। देखिए आयरन डेफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है कि रक्त की कमी होना, और इसको या फिर हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्त की कमी कहा जाता है। जैसे कुछ डॉक्टर आपको कभी कोई तबीयत खराब हुई होगी तो ब्लड टेस्ट में किसी को बताया होगा कि आपके अंदर खून की कमी है, तो खून की कमी का मतलब क्या है? आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वही खून की कमी कहलाती है। तो तंत्र की गड़बड़ियां, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में इसकी कमी से नर्वस सिस्टम में मनुष्य के गड़बड़ी हो जाती है, और नर्वस सिस्टम ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगला है हमारा विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? नींबू वंश के फल। बहुत इजी है विटामिन C, तो जितने भी सिट्रिक फल होते हैं वही इसका रिच कंटेंट उसमें ही विटामिन C का पाया जाता है, सिट्रिक एसिड में। चाहे आपका नींबू हो, चाहे आपका अनार हो, चाहे आपका अमरूद हो, अमरूद में भी रिच कंटेंट होता है। नींबू ये भी नींबू वंश के फलों में ही आते हैं। संतरा हो, बहुत अच्छा फल है। ऑरेंज है। इसी तरह किन्नू, वो उसी की ही एक प्रजाति है, किन्नू इत्यादि, जैसे कि आपको पता ही होगा। मौसमी, किन्नू, ऑरेंज, ये सारे इसमें रिच कंटेंट होते हैं। लीची में भी विटामिन C का भरपूर मात्रा होती है, और सबसे ज्यादा किसमें होती है? आंवला जो होता है वो विटामिन C का बहुत अच्छा स्रोत है। टमाटर, सब्जियां, आलू और अन्य फल। आलू में बहुत कम होता है, सब्जियों में भी कम होता है विटामिन C। कार्यकी पर प्रभाव क्या है? अंतरकोशिकीय पदार्थ और हड्डियों के मैट्रिक्स। इसका हड्डियों पर बहुत असर पड़ता है, और हड्डियों में भी स्पेशली दांतों पर बहुत असर पड़ता है। आप ये देख सकते हैं, दांत ब्रिटल हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ब्रिटल क्या मतलब? ब्रिटल का भंगुर होना, यानी कि भुरभुरे हो जाते हैं। ज्यादा सख्त चीज को या ज्यादा जो कर्री चीज है उसको चबाने में दांत
दांत जो है केपेबल नहीं होते हैं, योग्य नहीं रहते हैं और दांत टूटने लगते हैं। और इस तरह ये देख सकते हैं आप, पैर की हड्डियां इस तरह मुड़ जाती हैं। घाव और हड्डियों के टूटने के बाद जुड़ने में बहुत समय लग जाता है या कभी कभी जुड़ती भी नहीं है। इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, घावों के भरने में समय अधिक लगता है। इसी तरह विटामिन के होता है, आप विटामिन के से कंफ्यूज मत हो जाना। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के ब्लड का थक्का जमाने के लिए जरूरी है और ये विटामिन इसकी स्कर्वी रोग से घावों के भरने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का जमता ही नहीं है, ब्लीडिंग होती ही रहेगी। किसी को चोट लगेगी तो ब्लीडिंग ही होती रहेगी, लेकिन इसकी विटामिन सी की कमी से इसमें ब्लीडिंग तो होगी लेकिन ज्यादा घाव भरेगा तो, लेकिन भरने में समय ज्यादा लगेगा। इस तरह हड्डियों एवं दांतों की वृद्धि रुक जाती है, टूटी हड्डियों का जुड़ना कठिन हो जाता है और रक्त क्षीणता हो जाती है। रक्त क्यों? जबकि जब घाव को भरने में ज्यादा समय लगेगा तो यानी कि घाव ज्यादा दिन तक बहता रहेगा उसमें से खून थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए रक्त क्षीणता हो जाएगी और जनन क्षमता कम हो जाती है। इसमें भी प्रोडक्टिविटी किसी भी मनुष्य की कम हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अब है वसा में घुलनशील विटामिन। ये विटामिन सॉल्युबल इन फैट, विटामिन सॉल्युबल इन फैट, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस तरह अब इसका पहला हमारा विटामिन ए, जैसे कि हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको कीड़ा, आप इस तरह याद रख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए इसको क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। इसका एक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है? दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली, इसका मछली का तेल, यानी कि मछली या मछली का तेल भी इसका अच्छा स्रोत होता है विटामिन ई का। इसका मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, यानी कि जो देखने की दृष्टि जो रंगाएं हैं, दृष्टि कोशिकाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका कार्य की पर क्या प्रभाव है कि विटामिन ए की ही वजह से जो हमारी दृष्टि कोशिकाएं हैं वो अपने मेटाबॉलिज्म कार्य करने में विटामिन ए सहायता करता है। अब इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है? रतौंधी हो जाती है, यानी कि रात में कम दिखने लगता है। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और कॉर्निया, जो आँख की जो कॉर्निया होती है, आँख की जो पुतली होती है कॉर्निया, उसकी कोशिकाएं सूखने लगती हैं। कोशिकाएं सूखने का असर यह होता है कि जैसे कि तेज प्रकाश में आँखें अपने आप हल्की सी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और कम प्रकाश में कोशिकाएं फैल जाती हैं। तो ये जो एक वो होती है, एक तरह का जो ये प्रभाव है मनुष्य के अंदर, ये नेचुरल वे में होता है और इसकी वजह विटामिन ए की कमी से ये प्रभाव खत्म होने लगता है। आँख के अंदर जो नेचुरल ये हमारे कैरेक्टर है इसका सिकुड़ने का, हमारी कोशिकाओं के सिकुड़ने का तेज रोशनी में। और जैसे कि आप देखते होंगे कि आप अंधेरे कमरे से अचानक रोशनी में आएंगे तो आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं या चौंधिया जाती हैं। तो इसका वजह क्या है कि आपकी कोशिकाएं, आंखों की कॉर्निया की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तेज रोशनी में। और इसी तरह जैसे कि आप तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है कि आपकी आंख कॉर्निया की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फैलाती हैं, ताकि आपको आसानी से देखने योग्य आप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए उसको कुछ समय लगता है, कुछ सेकंड तक आपको दिखता नहीं है अंधेरे में जाने पर। तो एक तो रतौंधी हो जाती है इसकी कमी से, दूसरा शल्की भवन हो जाता है। शल्की भवन भी इसकी कमी से होने वाली बीमारी है। अगली है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। आप इसको कैल्शियम से भी याद रख सकते हैं। इसका एक अच्छा याद रखने का अच्छा तरीका है विटामिन डी को सबको पता होता है कि इसको सनलाइट से भी ग्रहण किया जाता है। कि आप दूध पीने के बाद सनलाइट में खड़े हो जाएं तो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। या नहाने के बाद सुबह जैसे ही धूप निकलती है 5, साढ़े 5, 6 बजे, तो आप उसमें नहाने के बाद बिना अपनी बॉडी को टॉवल से पोंछे, गीले बदन से आप धूप थोड़ी देर 10 या 15 मिनट की धूप लें। तो उससे क्या होता है, बॉडी वो बहुत रिच सोर्स होता है और एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी को प्राप्त करने का। तो उससे बॉडी जो हमारे सनलाइट बॉडी में विटामिन डी का ऑटोमेटिकली ही एक्सक्रीशन करने लगती है, उत्सर्जन करने लगती है। लेकिन उसमें जरूरी यह है कि आप पहले एक गिलास दूध पिएं और उसके बाद नहाने के लिए सुबह नहाने में, अब ये नहीं कि दोपहर में 2 बजे नहाने के बाद आप धूप में खड़े हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं होगा। तो सुबह नहाने के बाद बिना बॉडी को पोंछे आप 10 या 15 मिनट अगर धूप में खड़े हो जाएंगे तो उससे आपकी हड्डियां और आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या पोर्स हैं वो बहुत एकदम एक्टिव हो जाते हैं, खुल जाते हैं बिना बॉडी को पोंछे। ये बहुत जरूरी है फैक्ट, ये आपको याद रखना होता है। फिर इसका स्रोत क्या है?
जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट यानी कि स्किन और यीस्ट, और सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। ये बहुत रिच सोर्स है और एकदम नेचुरल सोर्स है। आप दूध पीने के बाद खड़े हो सकते हैं। कार्य पर प्रभाव, मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, यानी कि कैल्शियम बनाने के लिए और फास्फोरस के बनाने के लिए, क्योंकि हमारी हड्डियों में यही दो चीजें होती हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। और हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी होता है। हमारे दांत किसके बने हुए होते हैं? किसके बने हुए होते हैं? फ्लोराइड के बने हुए होते हैं, और इस पर डेंटिन की परत चढ़ी होती है। इसकी कमी के क्या प्रभाव होते हैं? सूखा रोग, रिकेटस और ऑस्टोमेलेशिया। ये दो तरह के रोग होते हैं और ये दोनों ही एक जैसे रोग हैं, लेकिन फर्क क्या है? रिकेटस रोग बच्चों में होता है, यानी कि इसमें इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां, आपने देखा होगा बहुत से जो कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे, या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, इस तरह के बच्चों की जो हड्डियां हैं, आप देखेंगे स्पेशली उसका इफेक्ट आपको पैरों पर पड़ेगा, यानी कि फीमर हड्डी पर घुटनों से नीचे की हड्डी पर आपको देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि बच्चों के घुटनों से नीचे की हड्डियां जो है वो इस तरह से बैंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये बच्चों में होता है। और इसी तरह की सेम सिचुएशन ऑस्टोमेलेशिया होती है, जो कि वयस्कों में होती है, एडल्ट्स में होती है। ये इस तरह की सिचुएशन एडल्ट्स में हो जाती है। तो आप ये ना समझें कि आप बिल्कुल आप एकदम न्यूट्रिशन आपके अंदर पूरे हैं, तो इसकी कमी कभी भी हो सकती है। इसलिए आपको न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान रखना होता है हर उम्र में। इसके बाद है अगला हमारा विटामिन ई, टोकोफेरोल होता है। इसको क्या विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये नाम याद रखना कि विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल, विटामिन ए को क्या कहते हैं, इस रेटिनॉल, ये सारे आपको याद रहिए। आप विटामिन ए को याद रख सकते हैं, रेटिनॉल रतौंधी, जिससे आपको पता है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, तो आप विटामिन ए को रेटिनॉल से जोड़ के दे सकते हैं। रतौंधी को यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को आप हिंदी के वर्ड को इंग्लिश के वर्ड से जोड़ के भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह कुछ आप अपने न्यूमेरिक बना सकते हैं, ट्रिक्स बना सकते हैं। अब विटामिन ए क्या है? टोकोफेरोल। इसका स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी और सोयाबीन। ये इसके बहुत रिच सोर्सेज हैं। इसकी कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कोशिका की सुरक्षा करता है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि के लिए जरूरी है, पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। इसी को हम प्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं या प्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, प्रोडक्टिव विटामिन, क्योंकि इसका सबसे बुरा जो साइड इफेक्ट है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति बांझ हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। इसकी कमी का क्या प्रभाव? जैसे कि हमने बताया, जनन क्षमता की कमी, इसको प्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं या प्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। जननांग तथा पेशियां कमजोर होना, इसकी कमी से पुरुषों व स्त्रियों में दोनों में बंध्यता यानी कि बांझपन हो जाता है। पुरुषों में शुक्राणु नलिकाएं प्रभावित होती हैं, शुक्राणु नलिकाएं जो होती है क्रोमोसोम्स की नलिकाएं प्रभावित होती हैं, और स्त्रियों में निषेचन जो होता है, यानी कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद उसमें भ्रूण नष्ट हो जाता है, यानी कि जाइगोट पूरा रिकवर नहीं कर पाता है और वो एकदम खत्म हो जाता है कुछ दिन में ही। तो ये स्त्रियों में प्रॉब्लम होती है, और पुरुषों में शुक्राणु नलिका यानी कि क्रोमोसोम्स की जो नलिकाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और उसमें प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और लास्ट है हमारा आज का विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन। ये हमारा विटामिन के है, इसका भी नाम जरूरी है याद रखना। इसका स्रोत क्या है? वही हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। तो यानी कि इससे आंत के बैक्टीरिया से क्या मतलब है? यानी कि आंत के बैक्टीरिया खाने नहीं है किसी को, इसका स्रोत लेने के लिए। आंत के बैक्टीरिया का मतलब ये है कि आंतों में ये नेचुरल रूप में पाया जाता है। आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो नेचुरल रूप में इसका सिक्रेशन करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं। तो लेकिन ये होता है कि विटामिन बी जो है उसको बहुत अधिक मात्रा में सिक्रेशन किया जाता है आंतों के बैक्टीरिया द्वारा, लेकिन विटामिन के का इतना सिक्रेशन नहीं किया जाता है जितना एक ह्यूमन बॉडी को नीड होती है विटामिन के की। इसका मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिगर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त थक्के जमने के लिए आवश्यक। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो ब्लड में थक्का जमने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी के क्या प्रभाव है? हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में जाहिर सी बात है थोड़ा काटा छाटी होती है, बॉडी को काटा वाटा जाता है कहीं से। अगर ऑपरेशन करना है तो बॉडी में कट लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और जब विटामिन के की कमी होती है तो बॉडी में खून का ब्लड का थक्का नहीं जमता है। इसलिए आप देखेंगे कि किसी का भी ऑपरेशन होने से पहले उसके ब्लड की जांच की जाती है, और उस ब्लड जांच में यही चीजें चेक की जाती हैं कि विटामिन की कमी है, किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। कहीं ऑपरेशन के लिए कोई कट लगाया जाए और उसके बाद वो घाव जो है वो भरने ही ना पाए,
तो और पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो इसलिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और किसी के भी ऑपरेशन से पहले। तो आज के लेक्चर में हमने सारे विटामिन्स कवर किए हैं। अब अगले लेक्चर में आज हमारा शाम को इंग्लिश का लेक्चर आएगा, जिसमें हम वन वर्ड्स देखेंगे, वन वर्ड डिनोटिंग। हम दो तरह के वन वर्ड देखेंगे, वन वर्ड डिनोटिंग आपके एक गवर्नमेंट्स और एक हमारे दूसरे तरह के भी एक वन वर्ड और देखेंगे। और दूसरा चीज़ ये है, हम जनरल साइंस में अगला जो लेक्चर लाएंगे वो हमारा लेक्चर जो होगा वो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स इस सेक्रेशन जो होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स द्वारा कि किस पार्ट का क्या काम होता है और कौन सा हार्मोन किस पार्ट या किस ऑर्गन द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ये हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को यानी कि लिस्टिंग फॉर्म में, जैसे कि हमने आज कवर किया है, हम लिस्टिंग फॉर्म में इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उसी को ही टारगेट करें, ना कि फालतू चीजें हम पढ़ते रहें। इसी तरह जब हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो हम सबसे पहले फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री को हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में ये सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।